मेरे पूर्व केंद्रीय संसदीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने विस्तार से बताया और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं। मैं उनको दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। जैसा उन्होंने बताया कि 1918 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींव रखी थी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वीडी जत्ती जी और अनेक महापुरुषों ने इस हिंदी प्रचार सभा के दायित्व का अध्यक्ष रहते हुए, पदाधिकारी रहते हुए दायित्व निर्वहन किया। आज भी ये हिंदी प्रचार सभा जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है। 1935 में स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा धारवाड़ द्वारा कर्नाटक राज्य में अनेक संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। मैं इसके लिए हिंदी प्रचार सभा को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे अवगत कराया गया है कि 1992 में स्थापित डॉक्टर वीडी जत्ती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज धारवाड़ और वर्ष 2005 में स्थापित सीबी गुट्टल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज धारवाड़ का संचालन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा धारवाड़ द्वारा किया जा रहा है। इन संस्थाओं में देश भर के छात्र BHMS, BAMS आदि पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं। प्रसन्नता का विषय है कि इन्हीं संस्थाओं से अध्ययन पूर्ण करने वाले अनेकों विद्यार्थियों को आज उपाधि प्राप्त की गई है। मैं ऐसे समस्त छात्र छात्राओं को और उनके परिजनों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि इन संस्थानों से प्राप्त गुणवत्ता युक्त शिक्षा आपके कैरियर को सफल बनाएगी और जीवन पथ पर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी। आशा है आप अर्जित ज्ञान से अन्य विद्यार्थियों के लिए और मानव जन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, नव भारत तथा नव कर्नाटक तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनेंगे। आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उससे लोगों को लाभान्वित करेंगे। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और आयुष प्रणालियों के विकास और प्रसार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2014 में की गई। आप सबको इसकी जानकारी होगी, होना भी चाहिए। और इस आयुष योजना के माध्यम से देशवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी दी जाती है। इससे पहले 1995 में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग का गठन आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य किया गया है। आप और हम सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बीमारी का स्थायी निदान करने में सहायक होती है और बहुत लोग आज भी
इन चिकित्सा पद्धतियों में विश्वास करते हैं और इन योजनाओं के माध्यम से स्वस्थ और मस्त रहने का काम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। हमारे शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है तथा प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन और ध्यान पर केंद्रित होकर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया की भावना से प्रेरित होकर के हम काम करते हैं। इसका मतलब है कि सब सुखी रहें और सब निरोगी हों, और इसमें ये पद्धतियाँ निश्चित रूप से सहायक सिद्ध हो रही है। हमारी संस्कृति सदैव विश्व बंधुत्व और विश्व शांति, समता और समृद्धता की प्रेरणा देती है, और ये चिकित्सा पद्धति इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफलता प्राप्त कर रही है। मेरा मानना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने वाली है। नए भारत के निर्माण में इसकी भूमिका निर्णायक होगी। मातृभाषा में पढ़ाई के साथ साथ पसंदीदा विषय चुनने की आज़ादी देने वाली इस शिक्षा नीति का लक्ष्य सभी को उच्च शिक्षा प्रदान करने का है। भारत के सांस्कृतिक वैभव को पुनः स्थापित करने और भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाने वाली शिक्षा नीति को सफल बनाने में आप सब अपना योगदान प्रदान करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। इस नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है। निश्चित रूप से इस शिक्षा नीति से देश को चहुमुखी लाभ होगा, जिसका लाभ देशवासियों को मिलेगा। प्रचार सभा की जो संचालन समिति की है, वर्तमान में उसके अध्यक्ष श्री वी मुरलीधरन जी, जो संसदीय राज्य मंत्री हैं और केरला से राज्यसभा के सांसद हैं, वो अभी इस हिंदी प्रचार सभा का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी जी का मार्गदर्शन भी इस दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को निरंतर मिल रहा है। अन्य पदाधिकारी के नेतृत्व में कर्नाटक प्रांतीय सभा ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की दिशा में सक्रिय प्रयास किया है। निरंतर कोशिश की जा रही है और ये कोशिश उचित होकर के लाभदायी है। हम सब जानते हैं भारत एक बहुभाषी देश है। सैकड़ों भाषाएं हैं, उनमें से प्रमुख भाषाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय भारत सरकार ने समय समय पर किया है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत भी प्रावधान किए हैं और राजकाज की भाषा के लिए एक अधिनियम भी बनाया है, और उस अधिनियम में क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, उसमें भी क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी है, पर अपेक्षा ये की है कि बहुभाषी देश होने के कारण बाकी सब भारतीय भाषाओं का हम सम्मान करें, उनको सीखें और जहां उसका उपयोग हो उसका लाभ उठाएं। ये होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा की शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, उनके लिए भी ये सब भाषाएं उपयोगी है, क्योंकि आपके पास जो रोगी आएंगे वो भिन्न भिन्न भाषाओं
में बात करने वाले होंगे, इसलिए आपने जो सीखा है उसका लाभ उनको निरोगी करने में सहायक सिद्ध होगा। भारत की भाषाई विविधता ही इसकी मजबूती और एकता की निशानी है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से अपनत्व स्थापित करने की दृष्टि से अन्य भाषाओं को संपर्क भाषा के रूप में सीखने की आवश्यकता है। हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के समय से राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का प्रभावी व शक्तिशाली माध्यम रही है, और यही कारण है कि दक्षिण भारत के राज्यों में भी इसका प्रचार प्रसार करने की दृष्टि से महात्मा गांधी आदि आज़ादी के दीवानों ने, महापुरुषों ने इसकी एकता बनाए रखने के लिए इस संस्था की स्थापना की थी, जो निरंतर अभी तक प्रयासरत है। हमें संपर्क भाषा के साथ मातृभाषा को प्राथमिकता देते हुए देश और प्रदेश के विकास में सहयोग करना चाहिए। जैसे प्रहलाद जी ने संकेत दिया कि जो दुनिया के आज विकसित राष्ट्र हैं 6-7, रूस, चीन, जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, ये सब अपनी अपनी मातृभाषा में काम करते हैं। वहाँ उपकरण बनाने का काम भी अपनी मातृभाषा में करते हैं। बहुत लोगों की सोच ये है कि केवल अंग्रेजी ही ये विकास के कार्य करने में सफल हो सकती है। ये पूर्ण सत्य नहीं है। अंग्रेजी दुनिया के ज़्यादातर देशों में बोली जाती है, इसमें कोई असत्यता नहीं है, सत्यता है। परंतु क्षेत्रीय भाषा में अपना कारोबार करते हुए भी ये विकसित राष्ट्र बने हैं, और हमारी प्राचीन भाषा में काम करके भी हिंदुस्तान को पुराने लोगों ने विश्व गुरु का सम्मान दिलाया, सोने की चिड़िया कहलाने का अवसर प्रदान किया। आज भी ये संभव है। हम अपनी मातृभाषा में और भारतीय भाषाओं में देश के विकास के लिए, समाज के लिए और देश की जनता के लिए काम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए आपकी समिति का आभार व्यक्त करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।